Hey guys, welcome to 10 ETP Film। दोस्तों ये कहानी आज से हजारों साल पहले के प्राचीन जापान की है। ये वो समय था जब जापान बाहरी दुनिया से अलग था और उस समय पूरे जापान पर महाराजा शोगन का राज था। महाराजा शोगन ने जापान को कई छोटे राज्यों में बांट दिया था और हर राज्य का एक राजा बनाया था। राजा की रक्षा उसके समुराय करते थे और अगर समुराइज के होते हुए भी राजा मर जाता तो उनको रोनिन कहा जाता था। लेकिन रोनिन को कोई भी समाज में अच्छा नहीं समझता था। जापान के एक राज्य आकू में एक लड़का जंगलों से भागता हुआ आता है। यहाँ के लोग कहते थे कि ये बच्चा टेंगू जंगल से आया था जहाँ भूत और राक्षस रहा करते थे। इस लड़के के सर पर उनकी छाप भी थी। आकू के लोग उसे यहाँ से निकाल देना चाहते थे, लेकिन राजा उसानो बहुत दयालु थे। उन्होंने उस आदि जात को अपने राज्य में रहने का मौका दिया। असानु की एक बेटी भी थी जिसका नाम मीका था। मीका और काई बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और इन दोनों में प्यार होने लगा था। समय गुजर गया और काई जवान हो गया। आज वो बाकी समुराइज और राजा उसानो के साथ शिकार पर आया था। आखू में एक दानव घुस आया था, इसलिए राजा उसानो उसे मारना चाहते थे। काई बताता है कि दानव बहुत गुस्से में है और वो ऊपरी जंगल में गया है। वो सब समुराइज भी उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो दानव बहुत विशाल था और उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। राजा उसानो के समुराइज उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि वो दानव किसी समुराय को मारता, काई एक तलवार से दानव को मार डालता है, लेकिन यह सोनो नाम का एक समुराय उस पर ही भड़क जाता है। वो काई से कहता है कि उसे इस दानव के हाथों मरना मंजूर था, लेकिन किसी आदि जात के हाथों बचना मंजूर नहीं। तभी वहां पर राजा उसानो भी आ जाता है। यसुनो राजा से कहता है कि उसी ने इस दानव को मारा है, लेकिन समुराय का मास्टर उइशी काई के हाथ पर दानव का खून लगा देखकर समझ जाता है कि ये काम काई ने किया है, लेकिन वो राजा उसानो को ये बात नहीं बताता। काई को उस जंगल में एक व्हाइट फॉक्स नजर आती है जिसकी आंखों का रंग अलग था, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो फॉक्स असल में एक चुड़ैल थी जो नगूतो के राजा कीरा ने भेजी थी। कीरा की नजर हमेशा से ही अखू की राजगद्दी पर थी और उसी ने वो दानव अखू में भेजा था। मीका को असानु और समुराइज के शिकार से लौट आने की खबर मिल जाती है। वो महल से बाहर आकर अपने पिता को मिलने आती है, लेकिन इस भीड़ में भी उसे काई की फिक्र थी और ये बात असुनो भी जानता था। अखू में महाराजा शोगन को बुलाने की तैयारियां जारी थी और इन सब की जिम्मेदारी राजकुमारी मीका की थी। वो अपने पिता को हर चीज के बारे में बताती है कि उसने हर छोटी से छोटी चीज का खास ख्याल रखा था। कुछ देर बाद मीका को काई के लौट आने की खबर मिलती है तो मीका उसे मिलने जंगल में उसकी एक झोपड़ी में जाती है जहाँ पर काई रहा करता था। मीका काई से कहती है कि वो जानती है उसने ही उस दानव को मारा है, क्योंकि जब लोग यसुनो को बधाई दे रहे थे तो उसकी आंखों में एक शर्म थी। काई मीका से वापस चले जाने को कहता है क्योंकि ये झोपड़ी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। काई की इस बात से मीका नाराज होकर वहां से चले जाती है। उसी रात आखू में महाराजा अशोगन भी आ जाते हैं जो आखू की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन वहां पर वही चुड़ैल भी थी जिसे काई पहचान जाता है और वो ये बात उइशी को बताने जाता है, लेकिन उइशी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि चुड़ैल को एक राक्षस ही पहचान सकता था, लेकिन काई कोई राक्षस नहीं था। वो काई से अपना मुंह बंद रखने को कहता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन आखू में राजा कीरा भी पहुंच जाता है। कीरा राजा उसानो के सामने मीका की तारीफ करता है और टूर्नामेंट में उनके साथ बैठने को कहता है। कुछ देर बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जहां कीरा का एक योद्धा मैदान में आता है। आखू की तरफ से भी यसुनो को लड़ाई में जाना था, लेकिन वो चुड़ैल उसके पास चले जाती है। कुछ देर बाद उइशी का बेटा चिकारा काई को बुलाता है क्योंकि उस चुड़ैल ने यसुनो पर अपना जादू कर दिया था और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। चिकारा काई से कहता है कि अगर इस लड़ाई में आखू का कोई योद्धा ना गया तो आखू का आदर मिट्टी में मिल जाएगा। शोगन भी इस देरी से तंग आ चुका था। तभी काई योद्धा का सूट पहनकर मैदान में आ जाता है और टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। नगूतो का योद्धा बहुत ताकतवर था और वो काई को हरा देता है, लेकिन इसी बीच काई का मुखौटा भी उतर जाता है और उसकी पहचान सबके सामने आ जाती है। महाराजा शोगन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो काई को मार डालने को कहता है, लेकिन राजकुमारी मीका उसे बचाने के लिए अपना सर आगे कर देती है, जिस पर ओसानो शोगन से माफी मांगता है, लेकिन शोगन ओइशी को काई को पीटने का हुक्म दे देता है और वहां से चला जाता है। ओसानो अपनी बेटी के इस बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं था और आखू के समुराइज भी काई को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। रात में कीरा और उसकी चुड़ैल बैठे बातें कर रहे थे। चुड़ैल कीरा से कहती है कि वो आखू का राजा बनने से बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन अगर वो उसका डर निकाल दे तो वो बहुत जल्द आखू का राजा बन सकता है। जिस पर चुड़ैल फिर से अपना जादू शुरू करती है और कीरा का डर एक मकड़ी में बदल देती है। उसके बाद वो उसानो के कमरे में जाती है और उस पर उस मकड़ी को छोड़ देती है जो उसका एक जादू था।
क्योंकि मकड़ी का जहर असल में कीरा का डर था जो अब असानो पर असर कर देता है। असानो को मीका के चिल्लाने की आवाज आती है जिस पर वो उसका पीछा करते करते कीरा के कमरे में आ जाता है जहाँ पर कीरा मीका के साथ जबरदस्ती कर रहा था। असानो ये देखकर कीरा पर हमला कर देता है जो असल में सो रहा था और असानो को ये सब उस चुड़ैल के जादू की वजह से नजर आ रहा था। तभी वहाँ पर ओइशी और मीका भी आ जाते हैं। ओइशी असानो की आंखों में जादू का असर देख लेता है लेकिन इस शोर से महाराजा शोगन भी उठ चुका था और वो असानो को अपने मेहमान पर जानलेवा हमला करने की वजह से मौत की सजा सुना देता है। वैसे तो इस सजा में सर धड़ से अलग कर दिया जाता है लेकिन क्योंकि असानो एक राजा है इसीलिए उसे सम्मान के रूप में अपने हाथों अपनी जान लेने की इजाजत दी जाती है। उसके बाद वो इस सजा को पूरा करने के लिए निकलता है जहां मीका उसे मिलकर रोने लगती है लेकिन ओसानो अपनी बेटी से इन आंसुओं को छुपाने को कहता है। ओइशी जानता था कि ये सब किसी की चाल है लेकिन ओसानो अब पीछे नहीं हट सकता था। ओसानो सजा की जगह पर आता है लेकिन वो अपनी जान नहीं ले पाता जिस पर ओइशी उसका सर काट देता है। मीका को महल की नौकरानियां जहर ला कर देती है जिससे उसका दर्द कम हो जाए लेकिन वो उसे नहीं पीती। ओइशी को भी बाकी के रोनिन राजा का बदला लेने को कहते हैं लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शोगन की सेना बहुत बड़ी थी और अगर उन्होंने अभी कुछ किया तो वो आंखों के हर इंसान को मार डालेंगे। शोगन भी अब आंखों छोड़कर जाने वाला था। वो ओइशी को असानो का बदला ना लेने का हुक्म दे देता है जिस पर कीरा काफी खुश था। तभी यहाँ पर मीका आती है और शोगन से अपने पिता की जगह आंखों की राजगद्दी संभालने की मांग करती है लेकिन शोगन ने कुछ और सोच रखा था। वो मीका से कहता है कि आंखों की राजगद्दी कीरा संभालेगा लेकिन कीरा और मीका को शादी करनी होगी और इस काम के लिए वो 1 साल का समय देता है। शोगन के जाने के बाद कीरा अपना राज्य संभालता है और सबसे पहले काई को बुलाता है। वो मीका से आखिरी बार काई को देखने को कहता है क्योंकि आज के बाद वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगी क्योंकि वो उसे राज्य से निकालने वाला था। उसके बाद वो ओइशी और उसके रोनिन से कहता है कि अगर किसी ने बदला लेने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा लेकिन फिर भी वो अपने सैनिकों से कहकर ओइशी को काल कोठरी में बंद करवा देता है। अब 1 साल का समय भी गुजर जाता है। ओइशी को काल कोठरी से निकालकर उसके घर के आगे फेंक दिया जाता है। घर आते ही ओइशी अपने साथियों के बारे में पूछता है जिस पर उसका बेटा चिकारा बताता है कि बाकी के रोनिन ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद वो काई के बारे में पूछता है जिस पर चिकारा बताता है कि कीरा के आदमियों ने उसे डच आइलैंड पर भेज दिया था। ओइशी अपने बेटे से 3 घोड़े लाने को कहता है और वो उसे अपना एक चाकू देकर बाकी लोगों को काले तालाब पर बुलाता है और खुद काई को ढूंढने चला जाता है। डच आइलैंड पर उसे कुछ लोग रोक लेते हैं जिन्हें वो बताता है कि मैं काई को मिलने आया हूँ। काई यहाँ पर एक फाइटर बन चुका था जो रिंग में फाइट करके लोगों को मार डालता था। ओइशी भी उसका मुकाबला करता है और उसे अपने बारे में बताता है लेकिन काई उसे पहचान ही नहीं पाता। वो तो बस उस पर हमला ही करता जा रहा था। उसके बाद ओइशी उसे मीका के बारे में बताता है जिस पर काई को होश आ जाती है। वो काई से कहता है कि मीका की शादी होने वाली है और काई को उसे बचाना होगा। उसके बाद वो दोनों वहां से भागते हैं। काई को हरा पाना बहुत मुश्किल था इसलिए वो लोग डच आइलैंड से निकल जाते हैं। ओइशी काई से पूछता है कि उसने लड़ना कहाँ से सीखा जिस पर काई कहता है कि उसे राक्षसों ने लड़ना सिखाया था। ओइशी फिर से पहले की तरह उस पर हुक्म चलाने लगता है लेकिन काई अब उसका हुक्म नहीं मानता। उसे भी अब बराबर की इज्जत चाहिए थी। ओइशी भी इस बात को समझ आता है और वो उसे इज्जत से अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ काई के भाग जाने की खबर कीरा तक भी पहुंच जाती है और वो उस चुड़ैल को ओइशी और काई को मार डालने को कहता है। ओइशी और काई बाकी रोनिन से मिलते हैं जहाँ वो आगे का प्लान करते हैं। ओइशी बताता है कि जिस मिशन पर वो जाने वाले हैं उसकी सजा मौत है लेकिन उनको ये फैसला करना है कि वो अपनी जिंदगी रोनिन बनकर जीना चाहते हैं या एक समुराई की तरह मरना चाहते हैं। जिस पर सब लोग राजा ओसानो का बदला लेना चाहते थे। एक रोनिन उनको बताता है कि शादी से पहले कीरा अपने पुरखों की जगह पर पूजा करने जाने वाला है। उस वक्त उसके साथ ज्यादा सैनिक नहीं होंगे। वही सही मौका होगा उसे मार डालने का लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कब जाने वाला था। जिस पर ओइशी अपने एक आदमी को ये बात पता करने भेजता है मगर ये लोग इस काम के लिए बहुत थोड़े थे और इनके पास तलवारें भी नहीं थी। जिस पर ओइशी अपने दूसरे साथी को अखू के पुराने योद्धा और समुराइज को उसकी बताई जगह पर इकट्ठा करने को कहता है और उसे अपनी तलवार दे देता है। वो कहता है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो मेरे पास सबके लिए तलवारें होंगी। यसुनो अभी भी काई को आधी जात समझता था और उससे ठीक तरह बात नहीं करता लेकिन ओइशी से कहता है कि वो काई को यहाँ पर लाया है। उसके बाद ये लोग अकू के सबसे काबिल लोहारों के गांव उदिन में जाते हैं जहाँ से इनको तलवारें मिलने वाली थी लेकिन ये गाँव अब वीरान हो चुका था और यहाँ पर सिर्फ कीरा के सैनिक थे। ओइशी उनसे कहता है कि हम सिर्फ किसान हैं और यहाँ पर अपने दोस्तों को मिलने आए हैं। जिस पर कीरा के सैनिकों ने कहते हैं कि ये गाँव अब राज्य कीरा को हो
चुका है, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। सैनिकों को चिकारा के हाथ देखकर पता चल जाता है कि ये कोई किसान नहीं है, लेकिन काई उन पर हमला कर देता है और उनके हथियारों से अकेला ही उन सबको मार डालता है। वो ओइशी से इन सैनिकों की तलवारें लेने को कहता है, लेकिन ये तलवारें अभी भी कम थी। ओइशी कहता है कि हम एक और गांव में जाएंगे जहां से हमें तलवारें मिल सकती हैं। ओइशी ने जिस आदमी को कीरा की पूजा वाले दिन का पता लगवाने भेजा था, उसे चुड़ैल ढूंढ लेती है और अपने माया जाल में फंसा लेती है। काई ओइशी से कहता है कि कीरा ने अको का हर गांव तबाह कर दिया है, लेकिन वो एक जगह जानता है जहां से जापान की सबसे खास तलवारें मिल सकती हैं, और वो उनको टेंगू के जंगलों में ले जाता है। ये वही जगह थी जहां से काई कभी आया था। टेंगू जान चुके थे कि काई आ रहा है और इस बात का काई को भी पता चल जाता है। ये जंगल भी भूत प्रेत से भरा हुआ था। काई एक मूर्ति के पास रुकता है और बाकी लोगों को बाहर रुकने को कहता है, लेकिन सिर्फ ओइशी को अपने साथ अंदर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे टेंगूस पूजा कर रहे थे। काई ओइशी से कहता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी हरकम मच जाए, लेकिन किसी भी हाल में अपनी तलवार नहीं निकालनी, और खुद वहाँ से आगे चला जाता है। युसानो को काई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि ओइशी अगर कुछ देर में बाहर ना आया तो वो लोग अंदर चले जाएंगे। उसके बाद काई एडवाइजर से मिलता है। वो टेंगो लोगों का सरदार था। उसी ने काई को पाला और लड़ना सिखाया था। वो काई से कहता है कि यहाँ पर कई लोग उनसे तलवारें लेने आए हैं, ये तलवारें उनको इंसानों से बचाती हैं। वो काई से कहता है कि तुम ये लड़ाई अपने प्यार को पाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये बात जान लो कि मीका कभी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। जिस पर काई कहता है, तो फिर मैं उसे मरकर अगले जन्म में ढूंढूंगा, और जब तक वो मेरी नहीं हो जाती मैं हर जन्म में उसे मिलता रहूंगा। यहाँ बाहर ओइशी की परीक्षा भी शुरू होने वाली थी, और अगर उसने अपनी तलवार निकाली तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। एडवाइजर काई से कहता है कि उसने उसे तब अडॉप्ट किया जब उसकी माँ उसे इस जंगल में फेंक कर चली गई थी। उसी ने काई को लड़ना सिखाया और आज वो जवान हो चुका है। यहाँ ओइशी के साथी भी अंदर आ जाते हैं और टेंगू को देखकर तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन वो टेंगू लोग उनको एक एक करके मारते जा रहे थे। ओइशी को काई की बात याद थी कि कुछ भी हो जाए अपनी तलवार नहीं निकालनी। यहाँ अंदर एडवाइजर काई से कहता है कि अगर वो उससे पहले तलवार तक पहुँच गया तो ये उसकी हो जाएगी। काई अभी भी वो जादू जानता था, इसलिए वो पहले ही तलवार उठा लेता है और एडवाइजर के गले पर रख देता है, जिस पर ओइशी और काई की परीक्षा पूरी हो जाती है और उनको तलवारें मिल जाती हैं। ये लोग उन तलवारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहां पाशु काई से पूछता है कि इन तलवारों में क्या खास है। काई उसे कहता है कि ये इनको चलाने वाले पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे चलाता है। वो सिर्फ तलवार के भार से ही एक मोटी डाल काट देता है, लेकिन पाशु ये नहीं कर पाता। ये लोग ओइशी की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां बाकी के लोग भी पहुंच चुके थे। हारा ओइशी को उसकी तलवार वापस करता है, लेकिन ओइशी उसे ये तोहफे में दे देता है। तभी हजामा भी ओइशी को कीरा की जगह और समय बता देता है, जो आज ही वहां पर जाने वाला था, इसलिए ये लोग उसे मारने की तैयारी करते हैं। कीरा भी महल से निकल जाता है और मीका को शादी की तैयारी करने को कहता है। ये लोग हर तरफ से कीरा को घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हजामा की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि वो अभी तक उस चुड़ैल के वश में था, और यहाँ पर भी कीरा नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। ओइशी और काई इस चाल को समझ आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कीरा के लोग हर तरफ से उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें ओइशी के काफी लोग मर जाते हैं और पाशु भी घायल हो जाता है। तभी वहां पर आग भड़क जाने से हारा भी मारा जाता है। आग के बुझ जाने पर चुड़ैल को उसका आदमी ओइशी की तलवार ला कर देता है, जो देखकर वो बहुत खुश होती है, और वो तलवार कीरा को जाकर देती है और उसे बताती है कि ओइशी मर चुका है। और उसके बाद वो मीका के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने काई को मार डाला है। वो उसे कहती है कि उसने कीरा को कसम दी है कि वो मीका को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मीका चाहे तो इस कम से खुद की जान ले सकती है, और वो अपना चाकू उसके पास छोड़ जाती है, लेकिन मीका को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ हम ओइशी को देखते हैं, जो अपने लोगों के मर जाने का दोष खुद को दे रहा था, लेकिन काई उसे समझाता है कि वो सब समुराय हैं और एक समुराय अपनी मौत खुद चुनता है, और वो ये भी कहता है कि इस समय दुश्मन उनकी मौत का जश्न मना रहा होगा और बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, इसलिए उन्हें अब हमला कर देना चाहिए। अगली सुबह उनको कुछ कलाकार नजर आ जाते हैं, जिनको वो लोग रोक लेते हैं। वो कलाकार बताते हैं कि हम राजा कीरा के कहने पर यहाँ पर आए हैं और उसकी शादी में करतब दिखाने जाने वाले हैं, जिस पर वो कलाकारों के रूम में महल में घुसने का प्लान करते हैं। उसके बाद वो सब एक के बाद एक इस जंग के लिए पेपर पर साइन करते हैं, और अब युसानु और काई की भी लड़ाई खत्म हो जाती है, और वो काई को भी एक समुराय ही समझता है। ये पेपर 47 रोनिन्स ने साइन किया था, जिसमें वो जानते थे कि इस जंग का अंत मौत है। उसके बाद वो कलाकारों का रूप लेकर महल के अंदर जाते हैं, जहां पर वो हर तरफ से महल को घेर लेते हैं। कलाकार अपना डांस शुरू करते हैं,
जिसे कीरा भी देख रहा था। लेकिन मीका को अपने आसपास काई की मौजूदगी का एहसास होता है। ओइशी के लोग एक एक करके महल के गार्ड्स को मार डालते हैं, मगर जब ओइशी कीरा पर हमला करता है तो उसे एक तीर लग जाता है और उसका वार चूक जाता है, जिस वजह से यहाँ एक जंग शुरू हो जाती है। लेकिन ओइशी के लोग कीरा के आदमियों को मारते जा रहे थे। इस बीच कीरा और राजकुमारी महल के अंदर चले जाते हैं और वो चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। ओइशी कीरा के पीछे जाता है, लेकिन काई मीका को ढूंढने लगता है। काई को मीका तो मिल जाती है, लेकिन उसके सामने वो चुड़ैल आ चुकी थी। काई उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मगर वो चुड़ैल उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जिसके बाद वो अपने असली रूम में आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन काई अपनी तलवार से उसका मुकाबला करता है। ओइशी को भी कीरा मिल जाता है और इन दोनों में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। काई पर वो चुड़ैल आग से हमला करती है, लेकिन काई अपनी तलवार से उसका वार रोक लेता है। वो चुड़ैल गुस्से में आकर मीका की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन काई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सर में उस तलवार से वार कर देता है, जिससे वो चुड़ैल घायल हो जाती है। यहाँ ओइशी भी कीरा का मुकाबला करके उसे हरा देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। काई की तलवार के वार से चुड़ैल भी मर जाती है। उसके बाद ओइशी कीरा का सर हवा में लहरा देता है, जिसे देखकर कीरा के सैनिक जंग रोक देते हैं और हार मान लेते हैं। ओइशी कीरा का सर अपने साथ अकू ले जाता है, जहाँ उसे देखकर हर कोई उसके सम्मान में सर झुका लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर शोगन भी आ जाता है। अब क्योंकि शोगन ने ओइशी को बदला लेने से रोका था, लेकिन उसने उसका हुक्म नहीं माना, इसलिए वो उन सबको मौत की सजा सुना देता है और उनकी बहादुरी को देखते हुए उनको भी सम्मान से अपनी जान लेने का अधिकार देता है। अगले ही दिन सबके सब रोनिन सजा पूरी करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शोगन ओइशी के बेटे चिकारा की सजा माफ कर देता है ताकि ओइशी का वंश आगे बढ़कर अकू की रक्षा करे। उसके बाद सब रोनिन अपने हाथों अपनी जान ले लेते हैं। मीका को भी काई का खत मिलता है, जिसमें उसने मीका को हर जन्म में ढूंढने की कसम खाई थी और उसे उसकी निशानी देता है जो मीका ने उसे बचपन में दी थी। उसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है, लेकिन मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि आज भी 14 दिसंबर को पूरी दुनिया से लोग उन 47 रोनिन्स की कब्रें देखने आते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।